नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। और याद कीजिए, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक खबर बताता हूं आपको, पहले मैं बता देता हूं। मेरे बगल में बैठे हुए हैं ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा हमारे सहयोगी भी हैं, हमारे मित्र भी हैं और विसल ब्लोअर भी। अब आप मुद्दे पर आते हैं। मैंने क्यों कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले की बात है। तब राज्य में पेयजल स्वच्छता मंत्री हुआ करते थे मिथिलेश ठाकुर। और पेयजल स्वच्छता विभाग में अभियंता प्रमुख अभियंता थे। प्रमुख अभियंता थे निरंजन कुमार। अभी भी वही है। अभी भी वही रीजनल मुख्य अभियंता अभी वही थे। रीजनल मुख्य अभियंता और उसमें रघुनंदन शर्मा जो थे वो मुख्य अभियंता अभियंता थे। यस। तो हुआ क्या कि पेयजल स्वच्छता विभाग ने एक लिपिक यानी क्लर्क को 100 करोड़ के घोटाले के मामले में अरेस्ट किया। पहले तो कुछ दिन संतोष कुमार नाम था इनका, तो संतोष कुमार कुछ दिन तक फरार थे। अब चूंकि पेयजल स्वच्छता विभाग हम लोग अक्सर जाते रहते हैं, तो हमें पता चला कि भाई 100 करोड़ का घोटाला हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ये कहानी, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो हमें पता चला कि भाई 100 करोड़ का घोटाला हुआ है और एक क्लर्क पर आरोप लगा है कि 100 करोड़ का उसने घोटाला कर दिया है। और पुलिस बाप रे एक्टिव, ऐसा लगा कि मतलब जैसे ओसामा बिन लादेन क्या पकड़ाएगा वैसे खोज रही है एकदम, हर तरफ एकदम खोजते चल रही है संतोष कुमार को। हम लोग भी अकबका गए कि आई ये वो लिपिक को खोजने के लिए, मतलब मंत्री से लेकर के इंजीनियर से लेकर के सब ऐसा कर रहा था कि ये उसको टांगिए देगा, एकदम मारिए देगा, मिला तो मुरा देगा। ये स्थिति था भैया, यही स्थिति था। फिर संतोष कुमार पकड़ा गया। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी बेचारे की। पकड़ा गया, उसको जेल भेज दिया गया। सरकारी कर्मी है। हाँ, सरकारी कर्मी है। सरकारी कर्मी को जेल भेजने से पहले आपको बाकायदा मतलब उस पर एक जांच प्रतिवेदन होता है और आपको कैबिनेट से स्वीकृति लेनी पड़ती है, बहुत सारा उसमें प्रोसेस है। उसको लेकिन चूंकि अलकायदा उस वाला जो था उस पर खतरा था, वो देश को उड़ा देता, मोदी जी की जान को खतरा था उससे, हेमंत बाबू की जान को खतरा था उससे, तो उसको गट्टा धर के आउटवार भेज दिया गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब समझिए बात को। ये हमने उस समय सवाल उठाया कि भाई एक क्लर्क है, क्या क्लर्क की इतनी औकात है? मैं एक ऑफिस चला रहा हूं, मेरे ऑफिस में एक चाय बनाने वाला पियोन है, क्या उसकी औकात है कि पूरा ऑफिस बेच देगा? उसकी औकात ही नहीं है जब तक मेरी मिली भगत ना हो, जब तक मैं नहीं चाहूंगा। 100 करोड़ का अवैध निकासी का मामला था। उस अवैध निकासी में कि ठेकेदार को 100 करोड़ रुपया गलत तरीके से दे दिया। अब भाई उसमें जो कंपनी, जो ठेका वाला कंपनी होता है, तो उसमें आरोप ये लगा संतोष को कि वो अपना अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। ये सब एक पोर्टल के थ्रू होता है, पैसा ट्रांसफर ये सब। उसमें पैन नंबर लगता है, उसमें अकाउंट नंबर लगता है, डिटेल लगता है, और ये सब के लिए लॉगिन आईडी चाहिए होता है। लॉगिन आईडी किसका? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को किसका परमिशन चाहिए होता है? अभियंता प्रमुख का। ये सारा चीज एक लूप का चीज है, मतलब एक आदमी चाहते घोटाला कर ही नहीं सकता है। लेकिन पता नहीं उस समय हमने खबर दिखाई तो हमारे ऊपर ही एफआईआर, मतलब आप समझिए कि सनहा तक दे दिया गया थाना में कि बॉस ये लोग जो है, ये लोग गलत दिखा रहा है, जेल भेजिए। अब उस समय के पता नहीं बड़े बड़े अधिकारी थे, कहते थे यूट्यूब वाला, यूट्यूब वाला का कोई औकात होता है। और बड़ा बड़ा जितना लोग है सब चुप, कोई आवाज नहीं उठाया। तो ये मामला हमने बहुत उठाया, लगभग हमने 1.5 साल तक इस मामले को उठाया। हमको जान की धमकी दी गई, मरवा देंगे इनको। तो बाकायदा केबिन में बुला करके और गाली गलौज हुई थी। सचिव लेवल के अधिकारी केबिन में बुला करके गाली गलौज। लेकिन हम लोग डरे नहीं, हम लोग उठाते रहे। फिर इस मामले में ईडी का एक्शन हुआ। किस पर एक्शन हुआ? एग्जीक्यूटिव कार्यपालक अभियंता थे, राधेश्याम रवि थे, चंद्रशेखर थे, निरंजन कुमार थे, और रघुनंदन शर्मा और संजय कुमार, अनिल प्रसाद, इन लोग पर ईडी का एक्शन हुआ। अब ईडी का एक्शन हुआ तब तक सरकार का हाथ पांव फूलने लगा कि ले अब तो मामला गड़बड़ा गया। तो सरकार इसमें से 4 को पर, छोटका 4 को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर जांच बैठाया। जांच प्रतिवेदन में ये लिखा गया कि प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि गड़बड़ी हुई है। फिर हम लोग आवाज उठाए, आवाज ये उठाए कि बॉस एक बात बताइए, एक क्लर्क को एफआईआर करके आप जेल भेज दिया,
और यहां पर खाली आप मतलब जांच प्रतिवेदन दिए हैं। बॉस, प्रतीत होता है कि लोग गड़बड़ी किया है तो जांच चलाई जाए। कारण बताओ, मतलब हम लोग बेवकूफ हैं, भकलोल हैं। हमने फिर आवाज उठाई कि इन पर एफआईआर काहे नहीं हुआ है। और इनको तो, ये 4 को तो पकड़े हैं। जो असली बागड़ बिल्ला है निरंजन कुमार। निरंजन कुमार के साथ क्या हुआ कि वो जिस दिन ईडी का रेट पड़ा उस दिन से बैसाखी लेके चलने लगे। ऑफिस आने से पहले वो एप्लीकेशन भेज दिएगा, अब हम अस्वस्थ हैं, इतना माल खाए हैं। सच है, करिए अब एफआईआर, हम भी रेडी है, करिए एफआईआर। आज विधानसभा में यही मामला उठा है, और विधानसभा में उठा है तो मंत्री के पास कोई जवाब ही नहीं रहा, और विपक्ष नहीं उठाया मामला। प्रदीप यादव विधायक दल के नेता कांग्रेस के उठाए हैं, और स्टीफन मरांडी जेएमएम के सबसे सीनियर विधायक उठाए ही मामला। और वो तो बोले हैं कि लगता मंत्री बचाना चाह रहे हैं। और कितना जलील होइएगा सोचिए, छीछा लेदर हो गया एकदम, सब मिलके छीछा लेदर कर दिया भ्रष्टाचार पर। एक बार आपको हम वो डिस्कशन दिखाते हैं कि कैसे छीछा लेदर, वो पूरा सुनिएगा इसको, बहुत जबरदस्त है। आप देखिए कि खुद सत्ता पक्ष के विधायक, जेएमएम के विधायक कैसे सवाल उठाते हैं। प्रदीप यादव, रामेश्वर उरांव, स्टीफन मरांडी, मथुरा महतो। स्टीफन दा तो यहां तक बोल दिए कि मंत्री बचाने की कोशिश कर रही, सही नहीं। लास्ट में मंत्री जी के पास जवाब नहीं था तो सुदीप बे सोनू खड़ा होकर के किसी तरीके से इज्जत बचाए कि 7 दिन का समय है। सर 7 दिन का समय है, 7 दिन में पहले तो एफआईआर कीजिए। और निरंजन कुमार को आप कैसे छोड़े हुए हैं, जो असली बागड़ बिल्ला है। खबर तो यह है कि मंत्रालय में ऊपर तक सचिव लेवल तक पैसा पहुंच गया है, इसीलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बचाने की कोशिश हो रही है। तो खबर तो यह भी है कि जितना विधायक उठाए उनको भी खरीदने की कोशिश होगी 7 दिन में, और मामला शांत हो जाएगा। बहरहाल अब आते हैं, आप सब पूरे पहले इसको सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ओम प्रकाश जी सुनिए इसको। जो मैंने पहले अपने शब्दों में कहा उसे प्रश्न के रूप में कहता हूं कि क्या सरकार के विभाग ने ही इस भ्रष्टाचार का उजागर किया है, इस 100 करोड़ के घपले का? पहला ये, क्या ये गड़बड़ी की निकासी 2 प्रमंडल रांची और लोहरदगा से हुआ? दूसरा, और क्या कार्यपालक अभियंता और अन्य विभागों की कर्मचारियों की संलिप्तता खुद विभाग ने मानी है, जिस कारण उस पर विभागीय कार्रवाई हो रही है और इन्होंने लिखा है कि प्रथम दृष्टया वो दोषी हैं? क्या कार्यपालक अभियंता, जिसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहते हैं, वो डीडीओ है कि नहीं, व्यय एवं निकासी पदाधिकारी? और जो विपत्र ट्रेजरी में जमा होते हैं, सरकार हमें बताए, उसके अंतिम में यह लिखा होता है कि नहीं कि इसमें कोई भी गड़बड़ी की दोषी जिम्मेवारी हम पर होगी। कार्यपालक अभियंता के सीधे अक्षरों में लिखे होते हैं अध्यक्ष महोदय। ये सारी बातें हैं। जब ये सारी बातें हैं तो फिर किन परिस्थितियों में आखिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोनों पर एफआईआर न होकर के केवल एक रोकड़पाल पर एफआईआर हुआ, सरकार में बताए। माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है महोदय, बड़ा ही स्पष्ट और बड़ा गंभीर विषय का प्रश्न है महोदय, और सरकार उत्तर बड़ा स्पष्ट दिए हैं हम लोग कि जो रांची अंतर्गत लोहरदगा, इन्होंने कहा है कि महोदय रांची और लोहरदगा, तो लोहरदगा का कोई मामला नहीं है महोदय, केवल रांची का मामला है। और रांची अंतर्गत फर्जी खाते के माध्यम से राशि निकासी कर रोकड़पाल संतोष कुमार के खाते में जमा करने का मामला जो था महोदय, उस मामले पर संतोष कुमार उच्च वर्गीय लिपिक रोकड़पाल को उसके विरुद्ध एफआईआर हुआ है महोदय, प्राथमिकी दर्ज हुआ है और आज वो जेल में है महोदय। तीसरा खंड 3 का जो इनका है कि प्रभात कुमार सिंह तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, चंद्रशेखर कार्यपालक अभियंता, राधे श्याम रवि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, संजय कुमार निम्न वर्गीय लिपिक, इन चारों पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है महोदय। और जो इनका खंड 4 का जो प्रश्न है महोदय, तो खंड 4 का प्रश्न है क्या इन पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी? तो निश्चित तौर पर एक तो जेल में है महोदय, बाकी एसीबी जांच के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग से अनुरोध किया गया है महोदय। 562/2023 संतोष कुमार के ऊपर जो एफआईआर है वो कांड संख्या दर्ज है महोदय। और जो ही एसीबी इसको टेक ओवर करने के लिए हम लोग विभाग को लिखे हैं महोदय, जो भी जांच का आएगा, जो भी वसूली की राशि
अंगीक्षण होगा उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, रिकवर करेंगे और जो दोषी पदाधिकारी है महोदय उस पर निश्चित तौर पर अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न रखा उस पर तो कुछ बोले नहीं, ये तो सारी चीज लिखी हुई है। मैंने तो कहा कि भाई कार्यपालक अभियंता पर एफआईआर क्यों नहीं? आखिर आपने रोकड़पाल पर कहा कि उनके खाते में पैसा है, उन पर आपने एफआईआर कर दिया। मैंने कहा कि डीडीओ के कौन है डीडीओ? वहन पदाधिकारी, निकासी पदाधिकारी कौन होते हैं? वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। तो उन पर एफआईआर क्यों नहीं? क्या जो विपत्र ट्रेजरी में जमा होता है उनके हस्ताक्षर होते हैं कि नहीं रोकड़पाल के साथ? जब दोनों के हस्ताक्षर होते हैं निकासी में अध्यक्ष महोदय, और उसमें यह भी अंकित रहता है, आप देखेंगे विपत्र में स्पष्ट कि इसमें कोई भी दोष होगा तो वो सारी जिम्मेवारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालक अभियंता का होगा, ये लिखा होता है। तो सारा दोष जब पकड़ा गया तो उन पर एफआईआर क्यों नहीं? एफआईआर के बारे में मैं पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। महोदय माननीय ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ दूसरा है महोदय। दूसरा है कि ये योजना 2013 की है महोदय, और ये योजना है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन की योजना थी महोदय। और ये योजना डिपॉजिट हेड में इसका 10% राशि कटौती कर गया था महोदय, जमा था जो कार्य विलंब से किया गया था। तो ये ट्रेजरी में जमा था पैसा महोदय 10%, कुल योजना की राशि की 10% जो टाइम से नहीं पूरा किया गया तो ट्रेजरी में जमा था महोदय। इसमें कार्यपालक अभियंता का दोष पीछे आता है, फर्जी हस्ताक्षर करके महोदय संतोष कुमार जो उच्च वर्गीय लिपिक है वो अपने खाते में पैसा जमा कर लिया था महोदय। जो जब डिपॉजिट हेड का पैसा उसका कटा, टाइम एक्सटेंशन में टाइम में पूरा नहीं किया तो 10% जो राशि कटा वो ट्रेजरी में जमा था महोदय। जब योजना पूरा सरकार टाइम एक्सटेंशन दी, टाइम एक्सटेंशन देने के बाद जब कार्य शुरू हुआ तो ट्रेजरी में जो पैसा था महोदय उसको देना था, लेकिन उस पैसा को संतोष कुमार लिपिक के द्वारा न दे करके ये योजना मद का पैसा उनको दे दिया, ट्रेजरी का पैसा पड़ा रह गया महोदय। इसलिए डीडीए का मामला नहीं महोदय, ये 100% संतोष कुमार के द्वारा ये कार्य किया गया है और संतोष कुमार पर जवाबदेही तय किया है और संतोष कुमार के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करके उस पैसा का निकासी किया गया था महोदय। अध्यक्ष महोदय, आखिर आप फिर डाइल्यूट करिएगा, सवाल को नहीं। एक मिनट मैडम। प्रदीप जी बोलिए। आज इन्वेलप ही नहीं आया है महोदय मेरे पास में। क्वेश्चन का जो इन्वेलप है महोदय वो आज हमारे घर पे नहीं आया महोदय, इसलिए हम आपको सूचना दे रहे हैं। बोलिए प्रदीप जी। मैं कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, पैसे की निकासी बिना विपत्र के थोड़ो होंगे, और अगर किसी के खाते में जाता है, किसी का आईडी बनता है किसी ठेकेदार का, तो उस आईडी में उनके जो अकाउंट नंबर वो भी रहता है, उनके पैन कार्ड के नंबर भी रहते हैं। तो आखिर आईडी नंबर किसने बदला, पैन कार्ड नंबर किसने बदले, उसके अकाउंट नंबर किसने बदले? ये तो बिना उनके विपत्र जमा किए पैसे की निकासी हो ही नहीं सकता, चाहे वो 10% ऐड का मामला हो या रेगुलर भुगतान का मामला हो। अध्यक्ष महोदय, और आपके वित्त विभाग के जांच के प्रतिवेदन भी मेरे हाथ में है, उन्होंने सबको समरूप रूप से दोषी बताया है। आप उन्हें बचाए ना। अगर इसमें सच में भ्रष्टाचार से सरकार समझौता नहीं करना चाहती है तो जब आप पहली दृष्टिया में खुद आपने उत्तर में लिखा है कि कार्यपालक अभियंता भी दोषी है, विभागीय, तो अगर वो निर्दोष है तो फिर विभागीय कार्रवाई क्यों? उससे भी बरी कीजिए। फिर विभागीय कार्रवाई आपने क्यों किया? अगर वो निर्दोष है तो विभागीय कार्रवाई सरकार ने क्यों की? उनको क्लीन चिट देना चाहिए कि वो निर्दोष है। आज सरकार खुद मानती है कि वो दोषी है तो उस पर एफआईआर हो, ये मेरी पहली मांग है कि एफआईआर सरकार करे, और नहीं करेगी तो क्यों न करे अगर आपने दोषी माना है तो। यही एक ही सवाल है अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल नहीं है। इससे बहुत साफ ऐसा लगता है कि कार्यपालक अभियंता को बचाने की इसमें साजिश चल रही है। नहीं तो एक ही बात हम कहना चाहते हैं, जब दोषी करार कर दिया गया तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ संतोष कुमार पर ही एफआईआर क्यों हुआ? हम जानना चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बचाने का
ये साजिश क्यों हो रहा है, जब सरकार का बहुत साफ साफ जवाब है यहाँ। माननीय मंत्री जी, महोदय एक मिनट आप ये मामला बहुत संगीन है और मैं सरकार से अपील करूंगा, मंत्री जी से अपील करूंगा कि किसी को बचाने की कोशिश ना हो सरकार की तरफ से। ये मामला गबन का है और 100 करोड़ के लगभग गबन का है। एक दो पैसे 1000, 1500, 2 लाख, 3 लाख का नहीं है, ये 100 लाख। ये जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं वो तो दोषी है, वो सिर्फ विभागीय कार्रवाई के लायक नहीं है मामला, इस पर FIR होना चाहिए। और जहां तक ACB का सवाल है मैं जाने का, तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा। 3 तरह से केस डील होते हैं। एक मुख्यमंत्री जी हमको बोला, हम बने IG CID बने बिहार में, तो मुख्यमंत्री जी बोला कि इसमें रामेश्वर जी क्या क्या होता है, कैसे कैसे केस आते हैं। हमने बताया कि सुनिएगा, हमने आपस में काफी तालमेल था मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा। बोले कि सर 3 तरह के केस होते हैं। मैं कौन कौन? तो एक वो सर फंसा दो, किसी को फंसा दो, CID में भेज दो और लटकता रहे वो। अब फिर दूसरा केस पहले से है, उसको धंसा दो, सही भी है तो धंसा दो। और तीसरा केस है दूध का दूध पानी का पानी। ये 3 तरह के केस होते हैं। तो ACB में जाएगा तो फंसा दो तो नहीं होगा, धंसा दो हो सकता है। इस केस वैसे केस में जो प्रभावशाली लोग हैं उनका केस को धंसा दिया जाता है। दूध का दूध पानी होता नहीं। मेरे ख्याल से FIR होना चाहिए। जब अग्रतर अनुसंधान की जरूरत हो तो फिर ACB या उसके समकक्ष कोई और एजेंसी हो तो उसको लगाया जाना चाहिए, लेकिन FIR होना चाहिए स्पष्ट। हमें एक अनुभवी पुलिस अधिकारी के अनुसार मैं कहूंगा FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और कुछ तो है नहीं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जो माननीय सदस्यों की चिंता है, मैं एक बात बता देना चाहता हूं महोदय कि अब तक में हमारे विभाग सबसे अधिक कार्रवाई पदाधिकारियों पर किया है महोदय, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे JE हो, चाहे AI हो, सबसे बेसी कार्रवाई की है। और हम किसी को बकसने नहीं जा रहे हैं महोदय, लेकिन हमारा विषय यह है, हमारा एक कि वो संतोष कुमार खुद अपने खाते में कर लिया था महोदय पैसा। संतोष कुमार जो उच्च वर्गीय लिपिक था, वो अपने खाते में लगभग 20 करोड़ रुपया हस्तांतरित अपने खाते में कर लिया था। और यह बताते हुए इस बात का भी हमको खुशी है महोदय कि विभाग ने ही उसकी गलतियों को पकड़ा और विभाग ने ही अपने स्तर जांच करवाया अपने स्तर से महोदय, और तब जाकर कार्रवाई हुआ है। कोई एजेंसी के द्वारा हमको नहीं बोध कराया गया महोदय, बल्कि विभाग खुद जांच की और जांच करने के उपरांत प्रथम दृष्टया जो है सबसे बड़ा दोषीवार उसको संतोष को माना गया और संतोष पर कार्रवाई हुई महोदय। और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं सदन में महोदय, अगर कार्यपालक अभियंता भी इसमें दोषी होंगे तो निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर होगी महोदय। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं महोदय। कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आपकी इच्छा होती तो अब तक कर दिए होते। ये आपके बहलाने फुसलाने से दिल बहलने वाला नहीं है। राज्य की जनता एक चीजों को देख रही है, सत्ता पक्ष में है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार में पैसे लूटेगा तो कोई चुपचाप नहीं बैठ सकता है। आपको उनको FIR करना होगा, आप इस पर जवाब दें। मैं ये आपसे मांग करता हूं। माननीय सदस्य, FIR करने का आदेश। FIR कर। माननीय मंत्री जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो कह रहे हैं महोदय कि विभाग खुद पकड़ा उन गलतियों को और उस पर कार्रवाई हुआ है। अगर वरीय पदाधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं तो निश्चित तौर पर हम चलता सत्र में उसको जांच करा के चलता सत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को अवगत कराएंगे। नो अध्यक्ष महोदय, जांच किस विषय का? जब पैसे की निकासी हुई, ट्रेजरी और उन ट्रेजरर के भी जो ट्रेजरी अफसर है उनके इन्वॉल्वमेंट है। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, फिर रोकड़पाल के भी इन्वॉल्वमेंट है, कार्यपालक अभियंता के इन्वॉल्वमेंट है। सीधे FIR का आप यहाँ से घोषणा करें, सरकार की इससे बेइज्जती नहीं होगी। सरकार का नाम होगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके संज्ञान में ला है। मेरा कोई नाम होने वाला नहीं है, आपके नाम होंगे कि सरकार की बातों को सुना और FIR इन्होंने करने का आदेश दिया। एक प्रश्न मेरे मन में था,
मैं क्षमा चाहते हुए अपने वरिष्ठ साथियों से ये बात कहना चाहूँगा। नैसर्गिक न्याय का तकाजा यह होता है, नेचुरल जस्टिस का, कि संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। कोई विभागीय कार्रवाई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है मान्यवर, कोई एफआईआर दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो किसी अपराध की घटना की लिखाई जाती है। माननीय मंत्री ने जब सदन को यह आश्वस्त किया है कि विभागीय कार्रवाई में संबंधित कार्यपालक अभियंता के पक्ष को समझते हुए यदि वह दोषी प्रतीत होता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ साथियों से आग्रह करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी, इतना समय सरकार को दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो बड़ा साफ कहा है महोदय कि थोड़ा वक्त दिया जाए, हम चीजों को समझ करके जो कार्रवाई हो उसको गति देंगे महोदय, और अति शीघ्र उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करके सदन को अवगत कराएंगे महोदय। मैं तो कर रहा हूं महोदय। आप बोलिए हमलाल बाबू। अध्यक्ष महोदय, जवाब के उत्तर से बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि सिर्फ संतोष कुमार ही इसमें दोषी नहीं है बल्कि कार्यपालक अभियंता भी दोषी है। इतने पैसे का गबन कार्यपालक अभियंता के बिना अकेले एक रोकड़पाल नहीं कर सकता। और इसमें है कि यदि विभागीय कार्रवाई कार्यपालक अभियंता पर ये लोग कर रहा है विभाग, तो कार्यपालक अभियंता दोषी है तब न विभागीय कार्रवाई कर रहा है। तो उसको विभागीय कार्रवाई करके इस केस से निकाल देना, यानी एफआईआर उसके खिलाफ में न होना, ये नियत बता रहा है माननीय मंत्री का। इसीलिए हमारा मांग होगा कि इन पर भी कार्रवाई और एफआईआर होनी चाहिए, तब ये सरकार का नाम होगा, सरकार का छवि बनेगा। माननीय मंत्री जी, इतने सारे माननीय सदस्य जो वरिष्ठतम सदस्य हैं सदन के, सबने अपना अपना विचार रखे। हमको लगता है कि इतना देर में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। इस तथ्य में, इस विषय में कुछ छिपा छिपी अब नहीं है, सारा चीज ओपन आ गया। इसलिए आप भी क्लियर हो ही गए, तो माननीय सदस्य जो चाहते हैं आप उस पर बोलिए। महोदय, अभी हमने कहा तो माननीय सदस्य मोथरा बाबू ने कहा कठोर से कठोर कार्रवाई क्या होता है। मैं तो कह रहा हूं महोदय, कठोर से कठोर कई श्रेणियों की कार्रवाई होती है महोदय। कठोर से कठोर मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कोई विभागीय प्रक्रिया करके उसको प्रोसीडिंग करके नहीं छोड़ेंगे महोदय, कोई प्रोसीडिंग करके नहीं छोड़ेंगे, कोई 2 दिन का वेतन काट के नहीं छोड़ेंगे। अधिक से अधिक जो प्रावधान के अनुरूप है उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। हमको थोड़ा वक्त दिया जाए महोदय, क्योंकि संतोष कुमार के खाते में पैसा गया। अगर दोषीवार ये प्रभात कुमार, चंद्रशेखर, राधेश्वर, रवि, संजय कुमार हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी महोदय। हम तो मैं कह रहा हूं थोड़ा वक्त तो दिया जाए महोदय। आखिर किसको आप आधार मानेंगे? जब आपके वित्त विभाग ने जांच रिपोर्ट दिया उसको आप आधार नहीं मानते, तो फिर किस जांच को आप आधार मानेंगे? अब तो जांच रिपोर्ट सामने है, मेरे हाथ में भी एक पूरी कॉपी, आपके पास भी होगा। वित्त विभाग ने तो सबको दोषी ठहरा ही है, यही तो जांच रिपोर्ट है। जब इस पर आप कार्रवाई करने को तैयार नहीं है तो फिर कौन से जांच पर आप कार्रवाई करेंगे? हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह जांच रिपोर्ट उनको दोषी पाया है, खुद आपने दोषी पाया, उस पर एफआईआर कीजिए, फिर अग्रतर कार्रवाई आगे कीजिए। हमारी तो इतनी ही मांग है, आप क्यों नहीं करना चाहते इस पर? जब निचले तबके के ऊपर हो रहा है और कार्यपालक अभियंता पर क्यों नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है महोदय। इसलिए इस पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए। और जहाँ तक कठोर से कठोर जवाब सरकार बोल रहा है कि महोदय कठोर से कठोर क्या होता है महोदय? जब हाँ, कठोर से कठोर क्या होता है? जो उसके धारा में आएगा वही ना होगा महोदय, थोड़ी उसको फांसी दिया जाएगा। इसलिए मेरा कहना है महोदय, निश्चित रूप से सरकार को कोई दबाव नहीं हम लोग बना रहे हैं, लेकिन सरकार को ये बताना चाहते हैं कि माननीय सदस्यों का जब राय है तो निश्चित रूप से एफआईआर होना चाहिए। 27 मिनट हो गया, नहीं तो आसन नियमन देगा। आप इसको 1 मिनट का समय दिया जाए पूरा सदन का भावना को समझ लीजिए और फिर जवाब दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि महोदय, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के साथी हो, जो मामला सदन में आता है वो राजहित का मामला होता है महोदय। हम इसमें गंभीर है और मैंने कहा कि चलता सत्र पर
कार्रवाई करते हुए मैं सदन को अवगत कराऊंगा। मैं तो बार बार कह रहा हूँ महोदय। मान जाइए माननीय मंत्री, चलते सत्र में इनका फलाफल आ जाएगा। नहीं, चलते सत्र में फलाफल का हमने FIR कहा है, नहीं तो हम धरने पर बैठेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम धरने पर बैठेंगे और आपके सामने बैठेंगे। माननीय सदस्य, माननीय कहीं उचित नहीं होता है अध्यक्ष महोदय, न्याय दिलाना, पैसे के लूट को रोकना, ये मेरा जिम्मेदारी है, ये मेरा दायित्व है, सरकार किसी की भी हो। अच्छा बच्चे क्या महोदय? जी महोदय बोलिए। महोदय, हमको 1 हफ्ता का समय दिया जाए महोदय। हम तो कह रहे हैं महोदय कि 1 हफ्ता का समय दिया जाए, चीजों को अवगत कर लेंगे, जानकारी प्राप्त कर ले, उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। दोषीवार होगा तो कार्रवाई होगा, FIR कार्रवाई में वो FIR चाहते हैं। अगर वो दोषीवार होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई भी होगी, FIR भी होगा महोदय। मैं तो कह रहा हूँ। चलिए थोड़ा समझ दीजिए। तो इस क्वेश्चन को स्थगित करें और 7 दिनों के बाद फिर ये क्वेश्चन आए, तब हम कार्रवाई के लिए। मैं इसको स्थगित करता हूं। जय। तो अब ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश भैया, 2 साल पहले हम और आप, हम लोगों ने इस मामले को उठाया, जान तक को खतरा था, एकदम था। लेकिन जो चंद्रशेखर FIR किए हैं संतोष कुमार पे, वो FIR में कहीं L&T का लेटर नहीं दिखाया है कि L&T हमसे पैसा या हमारा 10% जो कटौती की राशि है मांग की गई थी। अगर चंद्रशेखर से L&T कंपनी ने अगर जिसमें FIR किए हैं। 1 मिनट रुकिए, हम लोग जीरो से इस कहानी को सुनाते हैं। ठीक है, ताकि उनको भी मजा आए कहानी जाने भ्रष्टाचार। झारखंड अर्बन पेयजल पाइपलाइन का ये योजना था, काम L&T को दिया गया। L&T को दिया गया काम। उन्होंने जब अपना चंद्रशेखर के द्वारा यही कहा जा रहा है, मौखिक, लिखित भी नहीं, मौखिक, कि हमसे L&T वाला अपना काम का पैसा 10% कटौती का मांग कर रहा था। ठीक है, अगर उन्होंने FIR किया तो उसकी कॉपी क्यों नहीं लगाए? ठीक है, अगर उनकी कॉपी अगर है तो मंत्री जी को दे, कम से कम मंत्री जी कम से कम विधानसभा में दिखा सके कि हाँ ठीक है, L&T की ये वर्क ऑर्डर था जिसपे अगस्त में हमने इतने पैसे की कटौती किया था, जिसमें हमारा इसमें गमन हुआ है और हम इस पे जो है कार्रवाई करना चाहते हैं। ये इसको छिपा दिया गया। जबकि 10% जब कटौती होता है तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा अपने फंड को रिलीज करने के लिए आवेदन देना पड़ता है, और जब आवेदन के साथ साथ उसमें जेई और एई उसको अनुशंसा करता है, तब कार्यपालक अभियंता के पास जाता है। ये बात आया कहां से? अगर ये FIR अगर हुआ भी है तो FIR में थाना प्रभारी बताएं कि ये चिट्ठी उनको मिला था कि नहीं मिला था। क्यों विभाग पे डायरेक्ट संतोष कुमार को दोषी कैसे मान लिया गया? ठीक है, उनके अकाउंट में पैसा गया, वो 40 सिग्नेचर किए, वो भी हम मान लेते हैं, लेकिन उस समय ये क्या कर रहे थे जबकि हर महीना में रजिस्टर मेंटेन विभाग को जाता है? ये सब सारा बनावटी बात है, ये लोग बना रहा है। ये लोग सोच रहा है झारखंड में सभी लोग मंगरा बुधवा है और हम लोग बहुत तेज हैं, जबकि चंद्रशेखर को विभागीय कार्रवाई किस परिस्थिति में किया गया है? दोषी माने हैं तभी उनके ऊपर जांच बैठा हुआ है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं चंद्रशेखर जी को कि अगर L&T के द्वारा रिक्वेस्ट लेटर दिया गया तो उसको FIR में क्यों नहीं लगाए, जबकि L&T का मामला था। और जब पैसा इतना निकल गया, लेकिन आज तक नहीं देखे हो किसी L&T के कर्मचारी को कहीं आते या जाते हुए। इसमें एक नाम और है जो नाम मिस हो रहा है, निरंजन कुमार। निरंजन कुमार की मतलब कैसे मान लिया गया कि निरंजन कुमार इस पूरे खेल में कहीं नहीं? आप कभी कभी देखे होंगे कि एक मठ का बहुत बड़ा संत होता है, उस संत को मिलने के लिए लोग को लाइन लगाना पड़ता है। वही हाल है निरंजन कुमार के साथ। वो इस मठाधीश हैं, वो उनके यहाँ सबका जो है दरबार लगता है, उन किसी के यहाँ दरबार नहीं लगाते हैं। तो अब मठाधीश है तो आप जान ही रहे हैं कि मठाधीश कैसे होते हैं। और ये मनिस्टर को जो जनता चुन के भेजा उसको शर्म आ रहा होगा कि ये कैसा मनिस्टर है। कभी इससे बात कीजिए तो कहेगा कि प्रधान सचिव से बात कर लीजिए, प्रधान सचिव से बात करिएगा तो प्रधान सचिव कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, यही मस्त राम मीना। जबकि सबसे बड़ा करप्ट जो है कि मस्त राम मीना ही है। मस्त राम मीना के जैसा पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी तरह का IAS खोज के लाइए करप्ट वाला तो कहीं नहीं मिलेगा, जबकि उसको सारा इस गेम का पता है। इससे पहले राजेश शर्मा थे, वो क्या मंत्री के यहाँ
मंत्री जो भूतपूर्व मंत्री थे मिथिलेश कुमार ठाकुर, उनके यहाँ ऐसा ऐसा टंकी है जो कि आज भी गिरने के कगार पर है, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जिस कॉन्ट्रैक्टर को बरी कर दिया गया हाई कोर्ट से, उस कॉन्ट्रैक्टर के कार्यपालक अभियंता को पकड़ के जबह कर रहा है, आज तक उसकी सस्पेंशन नहीं तोड़ रहा है, क्योंकि वो क्या बोल के रखा है कि इसको दिखा देना होगा हमको, जबकि ये पैसा, सारा पैसा संतोष कुमार की कोई गमन की बात नहीं है, ये सारा पैसा कार्यपालक अभियंता के द्वारा ही का खेला किया गया है। और आज मंत्री जी कह रहे हैं कि 1 सप्ताह का समय मांग रहे हैं, जबकि उनको मौखिक नहीं लिखित मिला हुआ कि इन लोग ऊपर कार्रवाई किया गया है, आप देख ही रहे हैं। और हम स्पष्ट एक चीज कहना चाह रहे हैं कि आप अगर एल&टी अगर आपको आवेदन दिया है तो उस आवेदन को शो करिए, पहले आप रिक्वेस्ट लेटर आप दिए अच्छा, हैं। इसमें बार बार एक चीज जिक्र हो रहा, 100 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ का घोटाला नहीं, ये बहुत ज्यादा का घोटाला है। इसका घोटाला अति कितना का है कोई बताना ही मुश्किल है इसका, जबकि यही संतोष कुमार को निरंजन कुमार जो है कि अपना रोकड़पाल बनाना चाह रहे थे, यही निरंजन कुमार पेयजल जो है, जो मठाधीश बने हुए हैं विभाग के, वो अपना ही रोकड़पाल बनाना चाह रहे थे। जब देखे कि नहीं अब तो मामला गर्म हो जाएगा, पेट ही गर्म हो जाएगा, इसीलिए सीधे बैसाखी पकड़ लिए, उसको रोकड़ का पाल बनाएंगे, इसको अपने बैसाखी पकड़ लिए। एफआईआर, जो एफआईआर की बात हो रही है, आखिर एफआईआर तो पहले ही हो जाना चाहिए था। एफआईआर हो जाना चाहिए था, जबकि संतोष के साथ तेजरी के भगत जी को क्यों नहीं भेजा? वो पीछे दरवाजा से क्यों भागते हैं? सचिव क्यों भाग रहे हैं? चाहे निरंजन कुमार क्यों भाग रहे हैं? चंद्रशेखर क्यों भाग रहे हैं? जब इनको मंत्री जी को सारा ज्ञान का पता चल गया, करप्शन का पता चल गया, तो मंत्री जी डिमोशन नहीं करते हैं, सीधे इनको प्रभारी एससी बना के चाईबासा भेज देते हैं रवि कुमार को। क्यों? आप प्रमोशन पे प्रमोशन दीजिएगा, डिमोशन कहिया करेगा? यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये कि बिहार रीजन के जितने भी यहाँ बड़े इंजीनियरिंग सेक्शन पे बैठे हैं उनको डिमोशन करना है। आज प्रभात कुमार को क्या सुप्रीम कोर्ट का बात माने मस्त राम मीना? चलिए नेता की बात छोड़ दीजिए, नेता तो झूठ साथ सब बोलते रहेगा, अपना काम निकालते रहेगा, लेकिन मस्त राम मीना को चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। आज भी मुख्य अभियंता बने हुए सीडीओ का, क्यों अवहेलना कर रहे हैं ना? उनके खिलाफ कौन एफआईआर करने जाएगा? वो कह रहे हम आईएएस है, हम आईएम सेफ हैं, आप ही बता दीजिए। और आज विधानसभा में भी वही घुमा फिराव कर रहे हैं कि 1 सप्ताह में हम जो जवाब दें। उनको बार बार संतोष ही रोकड़पाल की याद आ रही है, उनको कार्यपालक अभियंता उसमें तो बाकायदा इसमें हम तो देखे स्टीफन मरांडी तो बोल रहे हैं कि मंत्री कोशिश कर रहे हैं बचाने का, तो मंत्री जी की क्या मजबूरी? इसका मतलब मंत्री वही पढ़ते हैं जो उनको आईएएस लिख के देते हैं, सचिव लिख के देते हैं, तो मतलब सचिव बचाने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सचिव आपको क्या बोले, मस्त राम मीना वैसे आईएएस है कि आप राजस्थान के वो भले ही रहने वाले हैं, राजस्थान का एक और भी कहानी है, उनको अभी भी अगर उनको बुद्धि है, दिमाग है, अगर हम लोग के लिए वो सही में आईएएस हैं, तो उनको अभी के अभी उनको चाहिए कि जाके तुरंत इन लोग को निलंबित कर दे। एफआईआर बाद में होगा, पहले निलंबित करके कार्रवाई करें ना भाई, कौन उनको मना कर रहा है? एक शिशिर सोरेन है, खाली हेमंत सोरेन का नाम लेता है कि मैं उनका आदमी हूं, इसका मतलब क्या है? एक अनिल प्रसाद है, एक राजीव कुमार है, जो आज तक राजीव रंजन जो सरकार के जो सचिव हैं, विशेष सचिव हैं, वो सारा इतना सेटिंगबाज है, वो मंत्री तक की सेटिंग करता है, मंत्री तक को सेट करता है वो आदमी। देखिए, पेयजल के बारे में बोलना अपना जान का खतरा बनाना है, सबसे बड़ा बात है। हाँ, हम लोगों को पहले, चूंकि हमको याद है, इससे पहले जब हम दूसरे चैनल में इसको लेकर के डिस्कशन कर रहे थे तो हमें कहा गया था कि आप पेयजल की बात कर रहे हैं, आपका चैनल बंद करवा देगा। अभी भी यही है, कहा जा रहा है कि भाई आप लोग उठा तो रहे हैं मामला, आप लोगों को खतरा है, पहली चीज, और दूसरी चीज कि आप लोग मतलब चैनल भी बंद करवा देंगे वो लोग, आपके ऊपर एफआईआर भी करवा देंगे, आप लोग इन्होंने माथा पटकते रह जाइएगा। देखिए, बात को ये लोग डाइवर्ट करने के लिए अच्छा जानते हैं मंत्री। तो अब जब विधानसभा में इतना हुआ है तो क्या लगता है कि अब एक्शन होगा? हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि समय मिल गया, 1 सप्ताह का समय मिल गया, सबको एक बोर्ड बुलाया जाएगा आवास में और सबको समझा दिया जाएगा।
चलिए, अगर आज का आज अगर एफआईआर करने का मंत्री जी अगर आदेश कर लेते तो आज हमको विश्वास था कि कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन अब हम असल में ये लोग 4 जन निरंजनों को इतना पैसा कमा लिया तो किसी को भी खरीद सकता है। किसी को देवघर से लेके सारा संपत्ति बना लिया, वो मंत्री और सचिव उसके आगे पीछे जाते हैं लोग, तो आप कह रहे हैं कि खरीद ले, पैसा कम है। बेटा ऐसे ही मेडिकल मुंबई और इसी में कर रहा है, अपना तो संपत्ति बनावे किया, पूरे परिवार का संपत्ति बना के खड़ा कर दिया हुआ। चलिए, तो कुल मिला करके देखना एक चीज और कहेंगे हम आपको बोलिए कि एफआईआर जो किए हैं संतोष कुमार के ऊपर, उसका एलएनटी के द्वारा रिक्वेस्ट लेटर को दिखाना चाहिए, अपने मंत्री को देना चाहिए, अपने सचिव को देना चाहिए। कम से कम सरकार का तो छीछा लेदर मत करवाइए। हाँ। मान लीजिए हमारा 10% कटा है तो हम जरूर रिक्वेस्ट लेटर दिए हैं, तभी आप चोर पकड़े, तो वो चिट्ठी आपके पास कहाँ है, वो चिट्ठी उनको देना चाहिए। वो चिट्ठी का उम्मीद कर रहे हैं कि वो दें, और नहीं देंगे तो हम भी एक दिन जाएंगे कि सर वो चिट्ठी है कहाँ। चलिए, तो कुल मिलाकर के अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत रंग लाती। इतने धमकियों के बाद, इतने चेतावनियों के बाद, किसी ने बोला कि वो हमें जेल भेज देंगे, किसी ने कहा कि वो मुंडी कटवा देंगे, किसी ने कहा कि पैर तोड़वा देंगे, लेकिन देखिए हम वहीं खड़े हैं। वो कहते हैं ना कि सीधे हाथों से खींची है टेढ़ी लकीरें जो तुमने, उन लकीरों पर चलने का हुनर हम जानते हैं। तो बस वही बात है, हम चल रहे हैं, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके खिलाफ खबर दिखा रहे हैं, हमें फर्क इससे पड़ता है कि हम खबर दिखा रहे हैं। और हमारा कर्तव्य यही है, भारत मित्र शुरू करने के पीछे का मकसद ही यही है कि सामने आप हो या हमारे बाप हो, अगर गलत किए हैं तो खबर तो हम दिखाएंगे। नमस्कार, जोहार।